नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और उनके पास भूगोल का विषय है और प्रथम प्रश्न पत्र आपका हाल ही में होने वाला है जिसका नाम है भौगोलिक विचारधारा, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफिकल थॉट के नाम से जानते हैं। उनके लिए हम टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपके पेपर में क्वेश्चन फंसना कंपलसरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप अतलागोत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे भूगोल शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ बताइए। तो आपको बता दें, भूगोल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफो के मेल से हुई है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है तथा ग्राफो का अर्थ वर्णन करना होता है। अतः शब्द ज्योग्राफी से तात्पर्य गोल पृथ्वी का वर्णन करना है। ओटी फ्रीमैन तथा रॉफ के अनुसार पृथ्वी और उस पर दृश्य बातों पर तथा तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। यानी कि भूगोल क्या होता है, तो आपको बता दें, पृथ्वी और उस पर दृश्य बातों पर तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल कहलाता है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। भूगोल ज्योग्राफी शब्द के नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित उपयोग करने का श्रेय यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। यानी कि जो ये नाम दिया गया है इरेटोस्थनीज, यह इस भूगोल के जनक कहलाते हैं। जी हाँ, इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक या फादर कहा जाता है या पिता कहा जाता है। स्ट्रैबो ने पहली बार भूगोल को परिभाषित किया है। स्ट्रैबो भी आपके ऑप्शन में यहाँ आ सकता है। तो स्ट्रैबो को हम क्या नाम देंगे? स्ट्रैबो ने पहली बार भूगोल को परिभाषित किया है। इसके अनुसार भूगोल हमको स्थल एवं महानगरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। शब्द भूगोल से सही अर्थ निकलता है कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड। क्या गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है? यह प्रश्न विवादपूर्ण है। भूगोल केवल गोल पृथ्वी का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि यह एक सजीव, सक्रिय तथा प्रगतिशील विज्ञान है जो मानव प्रगति और कल्याण की लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने दर्शन तथा विधि तंत्र में आवश्यक परिवर्तन करता रहता है। भूगोल को एक अंतर विषयक अनुशासन माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भूगोल में भूतल का क्या अर्थ है? भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें पृथ्वी के वायुतल का अध्ययन आधार रूप में किया जाता है। भूतल में पृथ्वी के जिन तलों को शामिल किया जाता है वे निम्न हैं। तो आइए जानते हैं इन तलों के बारे में। फर्स्ट वाला है समस्त थलखंड और महासागरीय तल। नेक्स्ट है इसमें भूपृष्ठ से थोड़ी गहराई तक पृथ्वी का प्रभावशाली शैल क्रम। वहीं आगे दिया हुआ है वायुमंडल की निचली परत जिसमें सभी जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। चौथा है पृथ्वी के अन्य ग्रहों से संबंध। जब भूगोल की विषय वस्तु की चर्चा होती है तो उसमें भूतल के संदर्भ में जो किसी तत्व का वर्णन किया जाता है, किसी तत्व का वर्णन शामिल होता है। भूगोल अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार भूतल से विलग नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भूगोल में दिया हुआ है भूगोल में क्षेत्र या स्थान का अर्थ बताइए। तो इसमें दिया हुआ है क्षेत्र ठोस, तरल या गैसीय पदार्थों की एक ऐसी विलक्षण इकाई है जहाँ मानव एवं प्रकृति की क्रियाएं घटित होती हैं। सामान्य भाषा में क्षेत्र से तात्पर्य भूतल के किसी बिंदु विशेष से क्षितिज तक वृत्ताकार आकृति से दिखाई देने वाले क्षेत्र से है। क्षितिज व आकाश मिलकर इसे सीमाबद्ध करते हैं। भूगोल में क्षेत्र शब्द व्यापक अर्थ रखता है। यह लघु या विस्तृत भी हो सकता है। यह भूतल, वायुमंडल, भूगर्भ या सागर में कहीं पर भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह सदैव क्षितिज तक ही फैला हो। भूगोल क्षेत्रों की विशेषताओं का ही अध्ययन करता है। भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र का अर्थ अधिग्रहित स्थान से लिया जाता है। क्षेत्रों का सीधा संबंध भूतल की भूमंडलीय स्थिति से होता है। यह दिशा, दूरी, विस्तार, व्यापकता या विरलता से प्रभावी रहा है। क्षेत्र विशेष के लक्ष्यों पर किसी काल विशेष या
गतिशील प्रक्रिया का भी परिणामी प्रभाव बना रहता है। कांट के अनुसार एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल का अस्तित्व स्थान से जुड़ा है। अंग्रेजी शब्द स्पेस का अर्थ है खाली जगह। इसका तात्पर्य क्षेत्रीय आयाम से है। यह किसी भूक्षेत्र का बोध कराता है। वस्तुतः स्थान एक भौतिक शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार पदार्थों के मध्य संबंध होता है तथा इसका विस्तार सक्रिय शक्तियों की गहनता का मापन मात्र है। आइंस्टीन ने देश या क्षेत्र को उस समय से विलग नहीं माना है। वे देश काल के संदर्भ में भूगोल को देखते थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में हम्बोल्ट का योगदान बताइए। तो हम्बोल्ट ने क्या योगदान दिया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 में जर्मन के बर्लिन नगर के एक धनी परिवार में पैदा हुआ था। भूगोल का आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में हम्बोल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। वह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। उसने वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान और रचना विज्ञान, इतिहास आदि के लिए तथा भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया। जॉर्ज फोस्टर्स के संपर्क से इसकी रुचि भूगोल में बढ़ गई। जॉर्ज फोस्टर्स के साथ इन्होंने इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि देशों की यात्रा की। हम्बोल्ट जॉर्ज फोस्टर ने भूगोल प्रेम तथा उसके आलोचनात्मक, वैज्ञानिक एवं विद्वतापूर्ण राज्यों के वर्णनों से बहुत प्रभावित हुआ। भ्रमण के पश्चात हम्बोल्ट ने कुछ दिनों तक हैम्बर्ग में शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात सन 1791 में इन्होंने फ्रीबर्ग में खानों के स्कूल में प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता वटनर के निर्देशन में कार्य किया। फ्रीबर्ग में 8 महीने के अध्ययन के पश्चात प्रक्रिया के खनिज विभाग में सरकारी पद पर आसीन हुए। सरकारी कार्य में इन्होंने दक्षिणी जर्मनी का यात्रा की तथा उस क्षेत्र की वनस्पति, भूगर्भ एवं ऋतु विज्ञान पर विस्तृत अध्ययन किया। इस भ्रमण से इनकी प्रतिभा का और अधिक विकास हुआ। साथ ही इन्होंने गेटे एवं सिल्लर दार्शनिकों का भी सहयोग प्राप्त किया। अतः हम्बोल्ट की रचनाओं में प्रकृति के प्रति रुचि एवं दार्शनिकता का सम्मिश्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, संभववाद पर एक निबंध लिखिए। तो आइए जानते हैं संभववाद के बारे में। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान लुसियस फेब्रे ने 1934 में किया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्वानों ने यह बताया कि प्राकृतिक वातावरण में कई प्रकार की संभावनाएं छिपी होती हैं और मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा सर्वोत्तम संभावना का चयन कर सकता है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं है और मानव की बुद्धि, कौशल और चातुर्य को महत्व दिया गया है। इस प्रकार की चिंतनधारा को ही संभववाद कहा गया है। इस विचारधारा को बल देने वाले विद्वानों ने फ्रांसीसी विचारक सदैव आगे रहे हैं। संभववादी विचारधारा के पोषकों में विडाल डी ब्लास, जीन्स ब्रून्स, डेमांजिया, ईसा बोमैन, किरचॉफ, जॉर्ज टेथम, कार्ल सॉवर और जम्मरमैन के नाम उल्लेखनीय हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा बार आता है यह क्वेश्चन। पुनर्जागरण काल क्या होता है? भौगोलिक ज्ञान के विकास में विज्ञान के अंधकार युग के पश्चात महान खोज यात्रा एवं अन्वेषण का युग प्रारंभ होता है। यह 13वीं से 17वीं शताब्दी का समय है। इसे पुनर्जागरण काल या जागृति युग भी कहते हैं। वास्तव में महान समुद्री खोज यात्राओं का काल वर्तमान युग एवं अंधकार युग के मध्य का वह समय है जिसमें नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ और धर्मांतरण का प्रभाव कम होने लगा था। आगे इसी में देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है, पुनर्जागरण काल में भौगोलिक ज्ञान का प्रसार धीमी गति से हुआ था क्योंकि मिशनरी पादरियों, व्यापारियों, अन्वेषकों, साम्राज्य विचारकों और उपनिवेशों को बसाने वालों ने बड़े उत्साह के साथ सुदूर देशों व द्वीपों की मानव बस्तियों व मानव समूहों के विषय में जानकारी एकत्रित की थी। इसलिए महान समुद्री खोज यात्राओं के काल को तथ्य अन्वेषण काल भी कहा जाता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि नए ढंग से प्रारंभ हुई। पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन के लिए 1470 ईस्वी में प्रिंटिंग मशीनें बनने लगीं तथा पुस्तकें जनसाधारण को पढ़ने के लिए मिलने लगीं। इससे भौगोलिक ज्ञान का विकास होने लगा। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने सौरमंडल संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए जिससे पृथ्वी के संबंध में धार्मिक मान्यताएं टूटने लगीं। 1590 ईस्वी में समतल मेज का आविष्कार हुआ तथा 1610 ईस्वी में यहाँ पे 1610 ईस्वी में त्रिभुजीकरण की विधि विकसित हुई जिससे पृथ्वी की सतह का
यथावत स्वरूप मानचित्र पर दर्शाया जाने लगा। 1609 से गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तथा 1980 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उससे पृथ्वी को गोलाव सिद्ध किया। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। जिन खोज यात्रियों व आविष्कारों ने इस खोज में इस काल में भूगोल की प्रगति में योगदान दिया है, उसमें प्रिंस हेनरी, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉन कैबट, अमेरिगो बसपुक्की, मैगलेन, फ्रांसिस ड्रेक, कैप्टन जेम्स कुक, हडसन तथा तस्मान के नाम अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी अवधि में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका आदि देशों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज की गई तथा भारत और पूर्व द्वीप समूहों के लिए नवीन जलमार्ग ढूंढे गए। फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड और इटली जाने के लिए जलमार्गों की खोज हुई। इस प्रकार पुनर्जागरण काल में साम्राज्यवाद के युग में प्रवेश करने का अवसर मिला था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, व्याख्या कीजिए। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना जाता है, किस तरह से, तो आइए जान लेते हैं। हिकेटियस का समय 520 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। वह यूनानी गद्य का प्रथम लेखक माना जाता था। उसने अपने नगर मिलेट्स का मानचित्र बनाया तथा जेस पीरियोड्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने पृथ्वी का प्रथम क्रमबद्ध विवरण लिखा था। इस कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उसने ज्ञात विश्वास का मानचित्र बनाया था तथा विस्तृत यात्राएं की थीं। वह दूर देशों में जाने वाले व्यापारियों से परामर्श किया करता था। उसने अपनी पुस्तक पीरियोडस में विश्व का सामान्य सर्वेक्षण किया है और भूमध्य सागर व एजियन सागर के निकट स्थित प्रदेशों का वर्णन किया है। इस पुस्तक को पेरीप्लस कहा जाता है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है तटीय सर्वेक्षण। इस पुस्तक के खंड में हिकेटियस ने यूनान एवं एजियन सागर का सुंदर वर्णन विस्तृत करने के बाद एड्रियाटिक, इटली व स्पेन का भी वर्णन किया था। उसके बाद दूसरे खंड में थ्रेस व स्किथिया या काला सागर के उत्तरी तटीय प्रदेश का वर्णन था। उसने काला सागर के दक्षिणी तट पर हेलेस्पोर्ट से कॉफ पर्वत, एशियाई कोयबक, सीरिया, मिस्र व लीबिया का वर्णन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्राचीन काल में भूगोल के विकास में होमर के योगदान का समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दें, होमर प्रसिद्ध यूनानी कवि था। उसने इलियड तथा ओडेसी नामक 2 महाकाव्य लिखे थे। इन ग्रंथों में ईसा पूर्व 1280 से 1180 ईस्वी पूर्व तक के ट्रोजन युद्ध का वर्णन है। इन महाकाव्यों के माध्यम से होमर ने तत्कालीन ज्ञान विश्व की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी। उसका विश्वास था कि पृथ्वी चपटी तथा उसका आकार गोल है और वह सागर सरता द्वारा आवृत है। आकाश के संबंध में होमर की धारणा थी कि वह ठोस एवं न तो धरातल वाला है, उसका विस्तार पृथ्वी के बराबर है। वह मानता था कि सूर्य सागर सरता से निकलता है और अस्त होने के बाद उसी में लीन हो जाता है। होमर ने चारों दिशाओं में आने वाली पवन के गुणों के संबंध में बताया है। उसने उत्तर की ओर से आने वाली पवन को ठंडी पवन, उष्ण एवं मंद पूर्वी पवन को यूरस, दक्षिणी पवन को नोटस और पश्चिमी पवन को जेफिरस नाम दिया था। होमर ने यूरोप शब्द का उपयोग एजियन सागर के तट के लिए किया था जिधर सूर्य अस्त हो गया था। उसने एशिया नाम उस तट के लिए प्रयोग किया था जिस ओर से सूर्य निकलता है। उसने अपनी कविताओं में जिन तारापुंजों का उल्लेख किया है उसमें सप्तऋषि मंडल, बुट्स, प्रीडेस, हाइड्रा, हुरियन आदि मुख्य हैं। होमर के समय काला सागर को युक्सीन तथा मध्य सागर को मारे इंटरनम कहते हैं। होमर ने अपनी रचनाओं में यूलिस्थी, क्या नाम दिया है इसमें, यूलिस्थी की यात्राओं, ट्रॉय एवं ट्रोजन युद्ध तथा ईसा पूर्व 9वीं एवं 8वीं शताब्दी की अर्गोनोट्स की साहसिक यात्राओं का वर्णन किया था। होबार्थ एवं हेडिंगटन्स का मत है कि यह संभव है कि ओडेसी की रचना करने वाले होमर ने उत्तर के किसी फ्योर्ड तट पर समाप्त होने वाली लंबी अवधि के दिनों के संबंध में सुना हो। उसने सिमेरियानस प्रदेश की लंबी रातों का वर्णन किया था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
यहाँ दिया हुआ है नवनिश्चयवाद की व्याख्या कीजिए। तो आइए जान लेते हैं नवनिश्चयवाद के बारे में। कुछ क्वेश्चन यह इस तरह से भी आ सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद पर एक निबंध लिखिए। मानव वातावरण के अंतर संबंधों को विश्लेषित करते हुए अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने 1951 में नवनिश्चयवाद की विचारधारा को जन्म दिया। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं। O.H.K. स्पेट ने इसे निकट के संभववाद तथा प्रसंभाव्यवाद कहा है। जॉर्ज ठेथम ने नव निश्चयवाद को व्यावहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। नव निश्चयवाद की व्याख्या करते हुए टेथम ने लिखा है कि इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति ने सिर्फ सामान्य प्रोग्राम निर्धारित किया है, उसे पूरा करना मनुष्य का काम है। मनुष्य बुद्धिमत्ता से काम करे तभी वह प्रकृति की योजना पूरी करेगा। कोई कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण है या मूर्खतापूर्ण है, इसका निर्णय मनुष्य ही वांछित उद्देश्य के संदर्भ में करता था। यही टेलर का विश्वास है कि किसी देश के विकास की गति को रोकने या बढ़ाने में मानव भूमिका निभाता है। वह महासागर में ट्रैफिक नियंत्रण के समान है, जो चौराहे पर यातायात प्रवाह की गति में परिवर्तन कर सकता है, किंतु दिशा में नहीं। टेलर के नवनिश्चयवाद को आज अधिक व्यावहारिक माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ओर तो मानव की सृजन शक्ति को स्वीकार किया गया है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक प्रभाव से मानव को मुक्त नहीं माना। उनकी मान्यता रही है कि मानव प्राकृतिक परिवेश को अपनाकर उसमें अपने को आत्मसात कर उससे सहयोग कर अपनी अनुकूलताओं का संवर्धन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आने वाले पार्ट्स को भी आप बड़े हिसाब से देख सकते हैं, जिसके लिए हमने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस सभी चैनल की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आप बेहतरीन तैयारी के साथ पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पे दो पर टिप्पणी लिखेंगे, दो के बारे में बताएंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस और कैप्टन कुक। तो आइए समझते हैं इन सभी के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। यहाँ आप हेटनर, वास्को डी गामा अथवा क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। पूछा तो दो के बारे में था, लेकिन आप चारों के बारे में यहाँ आंसर को देख लेते हैं, तो आप किसी के बारे में भी यहाँ लिख पाएंगे। तो फर्स्ट वाला क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ते हैं। सन 1451 में जेनेवा में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस एक प्रशिक्षित एवं कुशल नाविक था। वह पृथ्वी की गोल आकृति तथा पृथ्वी की अन्य गणनाओं में टॉलमी के कार्यों को प्रमाणित मानता था। टॉलमी की गणनाओं के अनुसार एशिया महाद्वीप का पूर्व में काफ़ी विस्तार था। इसी दृष्टिकोण से उसने यह सोचा कि स्पेन से पश्चिम की ओर के अपेक्षाकृत छोटे सागरीय मार्ग द्वारा भारत पहुंचा जा सकता है। इसी आधार पर 3 अगस्त 1492 ईस्वी में स्पेन से उसने पश्चिम सागरीय मार्ग द्वारा भारत पहुंचने के सागरीय अभियान का शुभारंभ किया। 9 सितंबर 1492 में वह कनारी द्वीप तथा 12 अक्टूबर 1492 में बहामा द्वीपों तक जा पहुंचा। वहां से क्यूबा तथा हैरी द्वीपों से होता हुआ सन 1493 में पुनः स्पेन लौट आया। सन 1494 व 1495 दूसरी सागरीय यात्रा अभियानों में कोलंबस ने क्यूबा व जमैका तथा उसके समीपवर्ती द्वीपों का यात्रा की। तीसरी सागरीय यात्रा अभियान सन 1498 में संपन्न हुआ, जिसमें उसने ट्रिनिडाड द्वीप की खोज की। कोलंबस ने अपनी चौथी तथा अंतिम सागरीय यात्रा सन 1502 से 1504 के मध्य में वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीपों के समूह की खोज की थी। वस्तुतः भारत को खोजने की इच्छा रखने वाला कोलंबस नई दुनिया अर्थात अमेरिका के समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा, लेकिन सन 1506 में उसकी मृत्यु होने से पूर्व तक कोलंबस को यह विश्वास रहा कि उसने अमेरिका के समीपवर्ती देशों को न खोजकर एशिया के पूर्वी हिस्से को खोजा है। आइए अब हम बाकी बात करते हैं। कैप्टन कुक के बारे में पढ़ लेते हैं। कैप्टन कुक पहला अन्वेषक था जिसने प्रशांत महासागर के विस्तार का सही पता लगाया। अपने पहले यात्रा अभियान 1768 से 1771 में कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड का चक्कर लगाते हुए यह बताया कि न्यूजीलैंड किसी महाद्वीप का भाग न होकर एक अलग भूमि क्षेत्र है। इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की व्याख्या की। कैप्टन कुक ने अपने दूसरे यात्रा अभियान को इंग्लैंड से सन 1772 में प्रारंभ किया तथा दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों तक उसमें स्थित विभिन्न
द्वीपों की खोज करने के बाद 1775 में वह इंग्लैंड में लौट आया। तो अब हम आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर यह है। सन 1776 में उसने प्रशांत महासागर के उत्तरी भागों की यात्रा की। सन 1778 में उसने उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीपों पर पहुंचा, जहां से उसने उत्तरी अमेरिका के एल्यूटेन द्वीपों तथा बोरिंग जलडमरू मध्य होकर आर्कटिक सागर में प्रवेश किया, लेकिन समुद्र के जमे होने के कारण वह 77 डिग्री 44 उत्तरी अक्षांश से ही उसे वापस हवाई द्वीपों पर लौटना पड़ा। सन 1779 में हवाई द्वीप के जनजाति व्यक्तियों द्वारा कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई, लेकिन कैप्टन कुक के सहायक नाविक ने सुदूर उत्तरी सागरीय भागों की यात्रा कर यह सिद्ध कर दिया कि उत्तरी पश्चिमी की ओर कोई सागरीय मार्ग नहीं है। सन 1780 ईस्वी में कुक ने जलयान वापस इंग्लैंड आ गए। वस्तुतः 1780 तक विश्व के अधिकांश भाग विश्व मानचित्र पर आ चुके थे। इस प्रकार अंत में यह कह सकते हैं कि खोज के महान युग में विश्व की बाह्य सीमाओं में काफ़ी परिवर्तन हुए तथा पृथ्वी के आकार व विस्तार तथा महाद्वीपों व देशों की लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में कई त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं का निराकरण हुआ तथा इस प्रकार भूगोल विषय का वैज्ञानिक स्तर का विकसित होना प्रारंभ हुआ। अब हम हेटनर के बारे में पढ़ेंगे। हेटनर का जन्म सन 1859 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी में हुआ था। यह वह वर्ष था जबकि हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों जर्मन भूगोलवेत्ताओं की मृत्यु हुई थी तथा डार्विन का जैव विकास सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण भौगोलिक रचनाएं। हेटनर की निम्नलिखित भौगोलिक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। तो सबसे पहली जो रचना है वह सन 1895 से 1935 तक हेटनर ने एक भौगोलिक पत्रिका का नियमित रूप से प्रधान संपादक के रूप में प्रकाशन कराया। सन 1888 में कोलंबियाई इंडीज की यात्राएं। सन 1907 में यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। सन 1924 में विश्व का प्रादेशिक भूगोल। सन 1927 में भूगोल उसका इतिहास स्वरूप एवं विधियाँ। सन 1928 में महाद्वीपों का धरातलीय स्वरूप। नंबर 7 में दिया है मानव का भूगोल। इसकी मृत्यु के उपरांत 3 खंडों में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रथम खंड भूगोल का आधार, द्वितीय खंड यातायात भूगोल और तृतीय खंड आर्थिक भूगोल। अब हम आगे भी पढ़ते हैं इसी के बारे में। वास्को डी गामा के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी भारतीय जानते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अपने नाविकों के साथ पुर्तगाल से अपनी भारत की सागरीय यात्रा 1497 ईस्वी में प्रारंभ की। वह अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण की ओर चलता हुआ अफ्रीका के सुदूर दक्षिण में स्थित हेप ऑफ गुड होप पहुंचा। वहीं से उत्तर की ओर अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे मोजाम्बिक चैनल को पार करता हुआ अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित मालिंदी बंदरगाह पहुंचा। यहीं से हिंद महासागर पार करता हुआ वास्को डी गामा 23 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वास्को डी गामा की इस सफल खोज से यूरोप व एशिया के विभिन्न देशों के मध्य महासागरीय मार्ग के द्वार खुल गए। वास्को डी गामा की इस खोज से एक और टॉलमी का विश्व मानचित्र पूरी तरह बदल गया। साथ ही पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर सागरीय यात्राओं को प्रोत्साहन मिला। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 के नाम से होगा। अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।